अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीनी बहरान की रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी है और सबको इंतजार है कि 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट में क्या आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आज जो कुछ वफाकी काबीना में हुआ उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि जहांगीर तरीन का ये कहना कि जो कुछ उनके खिलाफ हुआ वो आज़म खान ने किया, दुरुस्त नहीं। जो कुछ हुआ वो वजीर आजम के अहकामात के तहत हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बाज़ वुज़रा ने राय दी कि जब इंक्वायरी कमेटी को कमीशन में तब्दील किया तो रिपोर्ट का इंतजार किया जाता। इस पर वजीर आजम ने काबीना को बताया कि उनकी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई। वजीर आजम ने कहा कि अवाम से रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। 25 अप्रैल को कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने पर सख्त एक्शन लूंगा। जो भी मुलविस हुआ सख्त सजा दी जाएगी। अब ये बड़ा अहम मामला है इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से। अब हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद होंगे, हम उनसे पूछेंगे क्योंकि दूसरी तरफ रिपोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हमरे बाग्स भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अस्पतालों की बंदिश और सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दूसरे मसाइल से क्या निपटेंगे। आटे चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया है, आप देखें ना आप अपने लिए कितने मसले खड़े करते हैं। आपके मुल्क के बड़े बड़े लोग ही अगर मुल्क को एक्सप्लॉइट करेंगे तो मुल्क का क्या होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी बात दुरुस्त है, आप खुद फैसले करें और खुद ही फायदा उठाएं, ऐसा नहीं चल सकता। इस मौके पर जस्टिस उमर अता मदियाल ने रिमार्क दिए कि किसी की जुर्रत है कि हुकूमत को ब्लैकमेल करे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की, उसे क्रेडिट देना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं मगर अभी कुछ और फैसले करने हैं। वजीर आजम कह रहे हैं कि वो जो भी जिम्मेदार होगा 25 अप्रैल की रिपोर्ट के बाद बड़े फैसले करेंगे। आज काबीना में क्या हुआ, वुज़रा ने क्या कहा, वजीर आजम ने क्या कहा, हमारे साथ वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब क्या दुरुस्त है कि अक्सर काबीना के अरकान ने कहा कि पूरी रिपोर्ट ही जब 25 अप्रैल को आ जाती तो रिलीज़ की जाती, मगर वजीर आजम ने कहा कि मैंने वादा किया था इसलिए कर दी। उसने कहा हमने रिलीज़ की और छोड़ूंगा नहीं, तुन के रख दूंगा इन चीनी के 25 तारीख को जो फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है। और उसने कहा कि अगर चीनी वालों ने चीनी महंगी की रमज़ान शमज़ान में तो ऐसा फ़ैसला करूंगा कि ये शुगर मिल वाले याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? क्या वजीर आजम को भी धमकी दी कि जी 100 से 110 रुपये हो जाएगी कीमत, उस बुनियाद पर कह रहे थे ये? प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर ये करेंगे तो फिर देखेंगे, देख के हम क्या फैसला करते हैं, ये याद रखेंगे, ऐसे फैसले करेंगे कि ये शुगर मिल वाले याद रखेंगे कि अगली पिछली कसरें निकाल देंगे। वजीर आजम ने कहा 25 अप्रैल के बाद इकदाम करेंगे। क्या क्या इकदाम करेंगे? जो सब्सिडी दी वो वापस ले लेंगे, जो महंगी करके पैसे कमाए शुगर इंडस्ट्री ने वो वापस ले लेंगे, किस तरीके से क्या इकदाम करेंगे वो? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 25 तक मैं फोरेंसिक रिपोर्ट देख रहा हूं और 25 के बाद छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने गरीब का हक मारा है और ये भी देखना है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है कि ये चीनी गई भी है कि नहीं। ये फोरेंसिक रिपोर्ट से पता लगेगा कि ये चीनी एक्सपोर्ट भी हुई है, क्योंकि इस एक्सपोर्ट्स में जो मेरी इतलात हैं कि ये कह रहे हैं 68.9 यानी 70% तकरीबन काबुल में एक्सपोर्ट हुई है। काबुल में तो आपको पता तुरखम बॉर्डर पे ऐसी ही एक्सपोर्ट होती है कागज़ों की, कागज़ों में पैसे आ गए होंगे और इन्होंने कह दिया कि सब्सिडी हमने ले ली है। सो असल मसला ये है कि 68.9 या 70% ये चीनी काबुल एक्सपोर्ट हुई है और काबुल की एक्सपोर्ट का मतलब है नंबर 2 का काम हुआ है। जैसा ये तो और ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया जाहिर है कि एक्सपोर्ट भी नहीं की और सब्सिडी ले गए, लोकल मार्केट में भी कीमतें बढ़ाती, और बड़ा स्कैंडल हो जाता है अगर ऐसा हुआ जैसे कि आप बता रहे हैं। मगर शेख साहब आपने मुतादी दफ़ा आप इलेक्ट हुए हैं, मुतादी दफ़ा आप वज़ीर रहे हैं, शुगर माफिया के खिलाफ कभी हुआ नहीं है कुछ? 2005, 6, 7 में भी स्कैंडल आया, नैब ने रिपोर्ट बनाई और मुशर्रफ साहब ने उस वक्त फिर कुछ नहीं किया और रिपोर्ट दब गई। उस वक्त भी चौधरियों के, तरीन साहब के, शरीफों के, जरदारियों सबके नाम थे। इस दफ़ा कुछ हो जाएगा? देखें, इमरान खान का अपना इम्तहान है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सारी कार्रवाई इमरान खान ने की। ये सारी रिपोर्टिंग जो ये अब नई बात बता दी गई कि ये लीक हुई है, खान ने खुद भेजी रिपोर्ट, ये जारी की। और ये खान का अपना इम्तहान है। ये गेंद जो है इमरान खान की डी में है। अगर ये इस गेंद को भी लूज खेला गया तो हुकूमत के लिए मसले पैदा होंगे। और आगे ही कोरोना वायरस जो है एक बहुत बड़ा दुनिया में तूफान है और 25 तारीख बड़ी अहम है, रोज़ा भी है।
25 तारीख को इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी है और 25 तारीख तक कोरोना का भी फैसला हो जाना है कि हमारे यहाँ ये कितनी फैलनी है। और आगे 30 से 60 दिन बड़े अहम होंगे पाकिस्तानी सियासत के, क्योंकि अगर हम लोगों के म्यार पर पूरे ना उतर सके और लोगों की आसें उम्मीदें हमने ना निभाई और हमने लोगों को सही तरह हैंडल ना किया, सही तरह टैकल ना किया और लोगों तक इमदादें ना पहुंची, तो हमारे लिए भी मसले पैदा हो सकते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इमरान खान ने आज कैबिनेट में ये कहा है कि मैं इन चीनी और आटे वाले को नहीं छोड़ूंगा, और अगर इनमें हिम्मत है तो ये रेट बढ़ा के बताएं रमजान। और शेख साहब, ज़ाहिर है अब रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को फिर रिलीज करना, ये क्रेडिट तो है इमरान खान साहब का, मगर आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी भी खान साहब की बहुत ज़्यादा बड़ी है? क्योंकि आपने कहा कि आपको धमकी दी शुगर माफिया ने, कुछ नहीं किया गया। आपने पहले ही बताया कि ईसीसी में फैसले के बावजूद ये सब्सिडी ले गए पंजाब से, कुछ नहीं किया गया। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि सब्सिडी में इस वक्त डंडी मारते हैं और ये माफिया है, कुछ नहीं किया गया। कीमत बढ़ती रही, सूबे कहते रहे कि लोकल मार्केट में कीमत बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कैंसिल करें, नहीं की गई। लोकल मार्केट में भरपूर फायदा उठाते गए जहांगीर तरीन साहब और दूसरे शुगर मिल मालिकान, मगर कुछ नहीं किया गया क्योंकि वजीर आजम के दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब। तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी भी वजीर आजम की बहुत ज्यादा बड़ी है कि वो फायदा उठाते रहे तरीन साहब, और वजीर आजम आप सबकी बातों की बजाय तरीन साहब पर यकीन करते रहे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं ना, जहांगीर तरीन खान साहब के सियासत में करीबी साथी थे। देखें ना, हमसे पहले के उनके साथी थे, खुसरो बख्तियार से पहले के साथी थे। सो ये अब जो मामला हुआ है वो ज़रा थोड़ा टेढ़ा हो गया। एवरी डे इज़ नॉट संडे, इंग्लिश में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे, सो दिस इज़ नॉट संडे, इट्स ट्यूसडे एंड एनीथिंग कैन पॉसिबल ऑन ट्यूसडे। शेख साहब, 60 अरब से 90 अरब रुपए तक की बात हो रही है कि जो शुगर मिल मालिकान हैं फ़ायदा ले गए, ये वापस निकलवा सकेंगे इनकी जेब से या क्या एक्शन होगा? ये नहीं मैं कह सकता। एक आदमी भी जेल में नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, एक आदमी भी करप्शन वाला जेल में नहीं है। जेलों में वो हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी किया, जिन्होंने मोबाइल चोरी किया, जिन्होंने व्हील का पाना चोरी किया, जिन्होंने गाड़ी का टायर चुराया, जो फ्रिज उठा के ले गए, जो रेडियो उठा के भागा, जिन्होंने मुल्क को ख़जाने से लूटा है, वो फर्स्ट क्लास जमानतें करके मेरी तरह इस वक्त किसी टीवी चैनल पे बैठे होंगे। शेख साहब, 1.5-2 साल में भुगता भी ना उन्होंने, केसेस बने, फिर अदालत से जमानतें उनकी हुई हैं क्योंकि कुछ साबित नहीं हुआ। ये बताइएगा कि खान साहब को ज़्यादा गुस्सा किस बात पर है कि तरीन साहब उनके दोस्त हैं, उन्होंने मायूस किया, उन्होंने उनको लेट डाउन किया, इस बात पर वो ज़्यादा गुस्से हैं? एग्जैक्टली क्या है उनको इस वक्त जो वो आप बता भी रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा इस सारे के सारे मामले पर? सियासत में दोस्ती शोस्ती क्या चीज़ होती है जी? आज के दोस्त नवाबजादा नुसरल्लाह कहा करते थे, आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त। वही लोग कांग्रेस में थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और पाकिस्तान बनाया। सो ये बातें बड़ी आर्जी सी होती हैं, और इमरान खान जिसका नाम है, जब वो वालेकुम सलाम कह दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। शेख साहब, और उस्मान बुज़दार को भी ये खतरा हो सकता है इस हवाले से, क्योंकि बार बार जिम्मेदारी आ रही है कि जी उन्होंने कैसे दे दी ईसीसी के फैसले के बरअक्स उनकी हुकूमत ने सब्सिडी? मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आज इमरान खान ने कहा कि जो मिनिस्टर फिनांस था पंजाब का, उसने मुखालफत की। इन्होंने ऐसा वहाँ हालात देखें ना, ये हालात कैसे बनाते हैं, खुद ये गन्ने वालों को लोड करके भेज देते हैं, जाके गिराव करो लाहौर का माल रोड का, गिराव करो जाके जो वो चौक हैं लाहौर के, लिबर्टी चौक का, दूसरे चौकों का, ताकि हुकूमतें घबराएं कि ये तो जनाब रोड ब्लॉक होने लगे हैं। वो कहें जी हमारे पास चीनी पिछली स्टॉक पड़ी हुई है, जब तक ये स्टॉक नहीं उठाएंगे हुजूरे वाला, ये हम गन्ने के पैसे कहाँ से देंगे? वही चीनी इन्होंने बैंकों के पास रखी होती है, पैसा उनर से लिया होता है। सर ये सोने की कानें हैं। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने भी कहा और आपने कहा, वज़ीर आज़म ने भी बताया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बख्तियार साहब, उन्होंने कहा कि मैंने तो मुखालफत की थी सब्सिडी देने की। ये फिर ले कैसे गए पंजाब से सब्सिडी? देखें, ये तो डिस्कस होता रहा कि ईसीसी ने, क्योंकि मैं तो पहला दिन से आदमी हूँ जिसने ईसीसी में मुखालफत की। गो मैं पहली एक ही वोट का वजीर हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं। मेरा सिंगल वोट है, मेरा भतीजा भी शेख राशिद, वो भी पीटीआई में है। लेकिन मैंने कैबिनेट में ये कहा ऑन रिकॉर्ड कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इस किस्म की अफवाह है कि इन्होंने सूबे से सब्सिडी ले ली है। सो मुझे कोई नहीं बताता था, सूबे की मैं सियासत नहीं करता। आपको पता, मेरा छोटा सा काम हो कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल का, तो मैं बुज़दार के पास जाता हूँ, और मेरा किसी से, मैंने कभी ज़िंदगी में सूबाई सियासत नहीं की। लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला। बिल आखिर ये जब हुक्मरानों की ताश इस तरह सामने आई कि ये सूबे से सब्सिडी ले गए हैं,
तो फिर मैंने आवाज़ कैबिनेट में बुलंद की। और अब जो कैबिनेट की सूरत हाल है, क्योंकि ये कैबिनेट ने पास किया हुआ है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट बताए कि ये चीनी एक्सपोर्ट भी हुई है कि सारा फ्रॉड है। तो शेख साहब, आप काबीना में कहते रहे कि ये सब्सिडी लेगा ICC के फैसले के बरक्स। जून में खड़े होकर असद उमर साहब ने तकरीर कर दी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि भाई ये कीमतें बढ़ गई हैं। हम्माद अजहर ने बताया कि हमारे टैक्स की वजह से नहीं बढ़ी हैं, जब हुकूमत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जहांगीर तरीन ने कह दिया कि जी हुकूमत के टैक्स की वजह से बढ़ी हैं। आपने कहा आपको धमकी भी दी गई। तो इतना अरसा कुछ नहीं हुआ जब आप सब ये बातें करते रहे और लोकल मार्केट में कीमतें भी भरपूर बढ़ती रही, बरामद भी होती रही, सब्सिडी भी ले गए, कोई एक्शन नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ। अब होने का टाइम आया ना, एवरी डे इज़ नॉट संडे। सो अब होने का टाइम आया है, तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं, ये अयूब खान के दौर में भी बच गए थे, ये याह्या खान के दौर में भी बच गए थे। नवाज शरीफ खुद 22 अरब या 20 अरब रुपए की उसने सब्सिडी दी। देखें, ये सारी शुगर मिलें पीछे से सियासतदानों की हैं, सामने इन्होंने वैसे ही 2 नंबर के कई लोग रखे हुए हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हर दौर में बच गए थे, हर दौर में फ़ायदा ले गए थे। मगर आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि 19-20 ताल्लुकात हैं, मैं दोबारा 20 कर लूँगा खान साहब के साथ, कुछ होगा आपके ख्याल में, या 20 हो जाएंगे उनके ताल्लुकात? मैंने इतना बड़ा जुमला मेरे आमद में बोला है कि इमरान खान जब वालेकुम सलाम कह दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी भी अपनी टाइमिंग है। वो फील्डिंग अपनी मर्जी की और उसने अब खेली है, हालांकि निकाला किसी को नहीं है। आप ये देखें ना, निकला तो कोई नहीं है, लेकिन फील्डिंग उसने बदली है। तो कितना आपने 72 घंटे से आपका शमशमा और दबदबा और तनतना और हमहमा और इस तरह आप लगे हुए हैं, जुर्रत इजहार है आपकी कि शायद ऊपर से क़यामत आ गई है। क्या हुआ है जी, क्या हुआ है? आप मुझे बताएं क्या हुआ है? इधर से इधर कर दिया, लेफ्ट इन से बाउंड्री पे किसी को लगा दिया, किसी को स्लिप पे लगा दिया, फील्डिंग चेंज हुई है और आपने मतलब बस फील्डिंग ही चेंज हुई है या कोई एक्शन भी होंगे? एक फूड मिनिस्टर साहब को तो निकाला गया, क्योंकि माजी में भी आजम सवाती साहब को निकाला गया, कहा गया देखें जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वो भी आ गए और कोई तहकीकात भी आगे नहीं बढ़ी, कोई एक्शन भी नहीं हुआ। फैज़ हुसैन चौहान साहब को निकाला गया, फिर कहा गया कि पहली दफ़ा हुआ, वो भी वापस आ गया। आपको लगता है इस दफ़ा कुछ परमानेंट होगा? देखें, असल मसला ये है कि इज़्ज़त से जीना है या वजारत के लिए जीना है। इज़्ज़त से जीना वजारत के लिए जीने से 1000 दर्जे बेहतर है। और जो लोग वजारतों के लिए जीते हैं वो वजारतों के लिए जीते हैं, जो इज़्ज़त के लिए जीते हैं वो इज़्ज़त के लिए जीते हैं। सो दुनिया में इज़्ज़त अल्लाह जिसको देता है, वह तो इज़्ज़ो मन तो शाह व तो ज़िल्लो मन तो शाह बियदिकल खैर, और जलील भी वही करता है। सो आज इसका फ़ैसला 25 तारीख की फोरेंसिक रिपोर्ट का अब इमरान खान पे है। पहला रोज़ा होगा, फोरेंसिक रिपोर्ट होगी और कोरोना वायरस का भी फ़ैसला हो चुका होगा कि ये, क्योंकि आगे देखें ना, 35,000 लोगों में से 3500 लोग निकल आए हैं, यानी 10% हैं। अगर ये ज़्यादा हमने टेस्ट किए, अगर हमने 1,00,000-2 लाख टेस्ट किए, तो इस मुल्क में नया एक मसला पैदा हो जाएगा। क्योंकि अगर 10% है 35,000 में से, अगर 3500 हैं, तो अगर ये 2 लाख की टेस्टिंग हो गई तो फिर तो अगर 10% का 20-25 हज़ार लोग हो जाएंगे। खुदा करे ये गलत हो और 25 तारीख तक एक बेहतर फ़ज़ा कायम हो जाए, वरना तो इस कौम को ये सारे चीनी चोर, आटा चोर, ऑडिबल ऑयल चोर, फ्लोर चोर, ये सारे भूल जाएंगे, अपनी अपनी पड़ जाएगी और नफसा नफसी के आलम में अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे खैर रहम करे। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल एक वज़ीर को बरतरफ होने की खबर आई, वो साबिक वज़ीर खुराक पंजाब हो गए हैं अब, समीउल्लाह चौधरी साहब। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़ा दिया है, खुद दिया है, मगर कल शहबाज गिल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि उनके डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया था सब्सिडी का, तो उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। समीउल्लाह चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया, इमरान खान साहब ने मना किया था सब्सिडी का, उसके बावजूद आपके डिपार्टमेंट ने इस बात को और आपने प्रपोज किया, जिसकी वजह से अब आपको बरतरफ किया गया। देखें, कोई भी एजेंडा आइटम जो होता है वो जब कैबिनेट में जाता है तो वो डिपार्टमेंट ही लेके जाता है, तो उसके ऊपर फिर बहस होती है कैबिनेट में। कैबिनेट में बहस होने के बाद एक एक चीज़, एक एक नुक्ते के ऊपर सब लोग अपनी राय देते हैं, मोअज़्ज़िज़ वज़रा, उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। और कैबिनेट ने अगर उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया तो सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, और अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया उस एजेंडा आइटम को, तो फिर उसके बाद सब्सिडी देना बनती थी।
मतलब तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों दिया गया, जब आपको नजर आ रहा है ईसीसी ने मना किया है, जब आपको नजर आ रहा है कि रुपया गिरने की वजह से वैसे उनको एक्सपोर्ट में ज्यादा आमदनी होगी, गन्ने की कीमत फिक्स्ड है, तो फिर क्यों आपने ये इस तरफ गए कि इनको सब्सिडी दी जाए जब वजीर आजम ने भी मना किया था? देखें, गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पे तो सब्सिडी देने के और सब्सिडाइज करने के चीज़ों को कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी फोकस्ड और टारगेट सब्सिडी देनी चाहिए, और वो भी कि उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स होनी चाहिए। तो शहबाज गिल साहब ने जो कहा, मैं उसका ज़िम्मेदार तो बिल्कुल नहीं हूँ। शहबाज गिल साहब तो पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं और किसको बचाना चाहते हैं और किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुझे शहबाज गिल साहब से कोई सरोकार नहीं और ना मैं उनकी बात का कोई जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। शहबाज गिल साहब के हवाले से पर्सनल ना होइए, उन्होंने जो कहा वो आपके डिपार्टमेंट के हवाले से कहा ना। आप भी कह रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के एजेंडा आइटम तो वही SOP होता है, तो जब आप खुद जाती तौर पर खिलाफ थे तो फिर किसने करा लिया ये काम? देखें, कैबिनेट देखिए, गुजारिश ये है कि ज़िम्मेदारी एजेंडा आइटम भेजने की नहीं, ज़िम्मेदारी उसे एक्सेप्ट करने की, और जो की तो उसके पीछे कोई लॉजिक्स होंगे, उसके पीछे कोई वजूहात होंगी। इसी तरह तो कोई एजेंडा आइटम अप्रूव नहीं होता, और जिसके पीछे कोई वजूहात ना हो, जिसके कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस ना हो, वो रिजेक्ट हो जाता है। जिस तरह इसी रिपोर्ट में दर्ज है कि सिंध गवर्नमेंट ने वीड प्रोक्योर नहीं की, चूँकि वहाँ की जो कैबिनेट थी उसने बेहतर नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। मतलब जब बतौर फूड मिनिस्टर आप खिलाफ हैं कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, तो काबीना को फिर किसने कन्विंस किया कि सब्सिडी शुगर मिलर्स को मिलनी चाहिए, हालांकि ईसीसी ने कहा था कि नहीं मिलनी चाहिए? वो तो कैबिनेट की आप प्रोसीडिंग्स उठा लें उस दिन की आप तमाम उसके जो मिनट्स हैं वो देख लें, उसमें पता चल जाएगा। तो आप पर इल्जाम लगा कि आपको फारिग किया गया है, तो आप बताइए ना क्या हुआ था? नहीं, मैं तो उसके बारे में, एक एजेंडा आइटम एक्स एजेंडा आइटम था कैबिनेट का, उसमें बहस हुई और बहस होने के बाद वो अप्रूव हुआ। मुझे तो इतना मालूम है, वो उसकी डिटेल शहबाज गिल से बता सकते हैं। सब इल्ज़ाम लग रहा है कि पॉलिटिकल क्लाउट इस्तेमाल करके सब्सिडी ली गई, तो आप ही बता सकते हैं कि किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट पर या कहीं और ये पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल हुआ कि आप खिलाफ थे सब्सिडी के, फिर भी सब्सिडी हो गई। ये कैसे हुआ? ये किसने पॉलिटिकल क्लाउड और कैसे इस्तेमाल किया? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसले किसी के दबाव या असर और रसूख से नहीं होते। ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, चाहे उसे फेडरल गवर्नमेंट करे, चाहे उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, जो भी करे। जो कैबिनेट में किसी दबाव के तहत फैसले नहीं होते, कोई गन पॉइंट पे फैसले नहीं करवाता। वहाँ बहुत समझदार और मैच्योर ग्रूम्ड पॉलिटिशियंस होते हैं सारे, और अपना अपना नुक्ता नज़र बताने के बाद किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। नहीं, एक मिनट, कलेक्टिव कैसे है? आप सब्सिडी के खिलाफ बतौर फूड मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि मैंने इसके खिलाफ बात की थी, जिसके बारे में आज वजीर आजम ने अपनी काबीना को बताया, उन्होंने भी खिलाफ बात की थी। देखें जी, इसकी तस्दीक या तरदीद वो खुद अपना स्टेटमेंट वो दे सकते हैं मीडिया पे आके। जिस तरह मैं अभी अपने, चूँकि जो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई थी, मैं उस हवाले से मैंने जब अपना नाम देखा कि मेरा इसमें, तो शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि जी रिपोर्ट में चूँकि समीउल्लाह साहब का नाम था इसलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, जबकि मैंने अपना रिज़ाइन खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुद रज़ाकाराना तौर पर अपना रिज़ाइन मैंने पेश किया। और अगर रिपोर्ट में नाम आने की बुनियाद पर अगर समीउल्लाह को निकाला, तो नाम तो उसमें काफ़ी लोगों के और भी हैं, और भी पॉलिटिशियंस के हैं, क्या उनको भी बाकी निकाला गया? चलिए, आपने कहा आप सब्सिडी के खिलाफ, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया वो सब्सिडी के खिलाफ, वजीर आला क्या इसके हक में थे? इसका जवाब चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी गालिबन कोई, मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चीफ मिनिस्टर सब्सिडी के हक में नहीं थे। अच्छा, तो फिर ये कलेक्टिव डिसीजन कैसे था? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने सब्सिडी के खिलाफ बात की, आप कह रहे हैं कि आपने भी सब्सिडी देने की शुगर इंडस्ट्री को खिलाफ बात की, आप कह रहे हैं कि वजीर आला ने भी शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडी देने के खिलाफ बात की। ये कैसे लेगा एग्जैक्टली सब्सिडी इतनी 2.5 अरब रुपए आप लोगों से? देखें, इसके अपना ये तो अब इस पे तो वही राय चीफ मिनिस्टर साहब अपना टेक खुद दे सकते हैं, फिनांस मिनिस्टर अपना टेक खुद दे सकते हैं, अपनी राय खुद दे सकते हैं। जो मेरा माफी ज़मीर था वो मैंने आपके सामने रख दिया अपना। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समीउल्लाह चौधरी साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं मैं खिलाफ था, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वो खिलाफ थे, फूड मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी नज़र में वज़ीर आला भी खिलाफ थे। ये सब्सिडी ले कैसे गए जब वज़ीर आज़म भी खिलाफ थे, ईसीसी भी खिलाफ थी?
तो ये कैसे सब्सिडी हो गई? बहरहाल हमारे साथ सुहेल राय साहब मौजूद हैं। सियासी असरात इस सारे के सारे मामले के क्या होंगे? राय साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और सब जाहिर है वज़ीर आज़म ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, 25 तारीख के बाद वो सख्त कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, करते हैं तो ये तो मुल्क की तारीख में एक बड़ी मस्बत बात होगी अगर माफियाओं से वो आज़ाद कराते हैं। आपके ख्याल में ये होने जा रहा है? क्योंकि माजी में हुआ नहीं है कभी, जनरल मुशर्रफ ज़माने के ज़माने में भी रिपोर्ट आई थी, एक्शन कोई नहीं हुआ था। आपको लग रहा है कहाँ जा रहा है सारा मामला सियासी तौर पर भी? देखें, ये टिपिकल जो है इसकी हिस्ट्री है कि इस तरह के कोऑपरेटिव स्कैंडल हैं, पनामा स्कैंडल है, अब पूरी इसकी एक तारीख है स्कैंडल्स की हमारे यहाँ। और ये ठीक है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा पहुँचेगा और उनकी गवर्नेंस के ऊपर और मईशत के ऊपर जो सवालात हैं वो दब जाएंगे और फौरी तौर पर उनकी पर्सनैलिटी को भी फ़ायदा पहुंचेगा और उनके जो क्रिटिक्स हैं वो भी खामोश हो जाएंगे अगर उन्होंने ये पर्ज कर दी। और अगर पर्ज ना की तो ज़ाहिर है उन पर दबाव बढ़ेगा कि भाई आपने ख़ुद ये रिपोर्ट कराई और अब अपने पॉलिटिकल एसोसिएट्स को, क्योंकि ज़्यादातर उनके पॉलिटिकल एसोसिएट्स हैं जिनको फ़ायदा पहुंचा है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है शाहजेब साहब, वो पॉलिटिकल पहलू है कि इन चीज़ों का एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फॉल आउट होता है। फ़र्ज़ करें कि वो जहांगीर तरीन साहब को भी अपने से दूर करते हैं, खुसरो बख्तियार को भी दूर करते हैं, नसरुल्लाह दरिशक की फैमिली को भी दूर कर देते हैं, जो हैं अपना लाहौर वाले जो हमायूं अख्तर ख़ान है उनको भी दूर कर देते हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ करें ये सारे शुगर मिलों वाले दूर हो जाते हैं तो आप समझें कि 8-10 फैमिली पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो हैं वो उनसे दूर हो गई। और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि फ़िलहाल तो कुछ नहीं होगा, इमरान खान साहब की हुकूमत उसी करोफा से जारी रहेगी, लेकिन जब भी किसी क्राइसिस में आएंगे तो ये 8-10 फैमिली जो हैं ये उनकी अपोजिशन पे खड़ी होंगी। तो ये असल मसला होता है कि आप देखें कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को अपने कई साथी कुर्बान करने पड़े, परवेज़ रशीद को जाना पड़ा, फातमी साहब को जाना पड़ा और कई लोगों को, शाहिदुल्लाह खान को जाना पड़ा। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनको खुद भी जाना पड़ गया, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल आइसोलेशन में जाते हैं तो फिर आपके साथी ही काम आते हैं। तो इस वक्त तो इमरान खान पूरी ताकत में है, लेकिन जब कभी उन्हें कोई चैलेंज दरपेश होगा उस वक्त उन्हें ये सियासी साथी याद आएंगे। सब मगर साथ में ये बताइएगा कि क्या उस्मान बुज़दार साहब किसी खतरे में हो सकते हैं? कल तरीन साहब ने कहा कि जी उस्मान बुज़दार से पूछे, जाके पंजाब हुकूमत से जाके पूछे, काबीना ने दी थी और उस्मान बुज़दार कोई फैसला वज़ीर आज़म के अलावा नहीं करते। आपको लगता है जब वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैंने मना करने के बावजूद दी गई है तो उस्मान बुज़दार को कोई खतरा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि नहीं, इस वक्त खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब 100% एक पेज पर हैं, बल्कि हमारे साथियों को पता है कि उस्मान बुज़दार साहब को फेडरल कैबिनेट में रीशफल का भी पहले से पता था, यानी वो टोटली मामलात की आगाही रखते हैं। इसका मतलब है कि उन पे हथौड़ा नहीं गिरेगा। हाँ, जब कभी खान साहब कमज़ोर होंगे तो उस्मान बुज़दार भी कमज़ोर होंगे। सब यानी इस वक्त कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने अभी तक जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अगर वो 25 के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, ये शुगर माफिया का बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासत पर इन्फ्लुएंस है, उसको भी ख़त्म करते हैं तो वो कर सकते हैं। हाई मोरल ग्राउंड इस वक्त उनके पास है। इस सब के नतीजे में उनकी हुकूमत भी खतरे में नहीं। जी, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल बजट तक मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई भी ख़तरा है, ताकि वो ये अगर सबको फारग भी कर दे तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉलिटिकल आइसोलेशन होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर जो कि अब खतरा बनती नजर आ रही है उस पर बात करेंगे। तफसील से दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13 लाख से तजावुज़ कर गई है। 76,000 से ज़ायद लोग वायरस से हलाक हो चुके हैं और अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में आज कोरोना के मरीजों की तादाद 4,000 से तजावुज़ कर गई। 55 अफराद हलाक हो चुके। मगर खतरनाक बात यह है कि 3,000 से 4,000 तक का सफर पाकिस्तान ने महज 2 दिनों में तय किया है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान टेस्ट ज्यादा करेगा ताकि चीज़ें बेहतर हों? आज इस हवाले से जफर मिर्जा साहब की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि अब 20,000 तक अपनी कैपेसिटी लेके जाएंगे रोजाना टेस्ट की। असद उमर साहब ने कहा 25,000 तक लेके जाएंगे। ये किस तरह मामला ठीक होगा? हमारे साथ
डॉक्टर जफर मिर्जा मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत मौजूद होंगे, यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब मौजूद होंगी। सबसे पहले सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, अचानक 3000 से जो 4000 का सफ़र है हमने बड़ा तेज़ी से तय किया है 2 दिन के अंदर अंदर। आपको लग रहा है कोई स्पाइक आ रही है, जो दुनिया में ट्रेंड था हम कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे खुदा न खास्ता? देखिए शाहजेब, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस चीज़ का। ऑब्वियसली जो दुनिया में, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 से 4000 हमने 2 दिन में किए और 1 से 1000 में 27 दिन लगे थे, फिर अगले 1000 में 7 दिन, फिर 5 दिन और अब 2 दिन में। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमें तैयारी वर्स्ट केस की करनी चाहिए। हमारी जो राइज है वो किसी और मुल्क से फ़र्क नहीं है। हाँ, नंबर्स कम इसलिए आ रहे हैं कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, हमें कैपेसिटी नहीं है। हमसे सबसे ज़्यादा अग्रेसिव टेस्टिंग दुनिया में जर्मनी ने की है, और जर्मनी के नंबर ऑफ टेस्ट से जो पॉजिटिव आए और हमारे वो तकरीबन बराबर हैं। तो इस अंदाजे से आप हिसाब लग सकते हैं कि अगर हम इतने टेस्ट करें तो शायद नंबर्स बहुत ज़्यादा हों। इसी वजह से मैं काफ़ी पहले से कह रहा हूँ कि जी हमें और स्ट्रिक्टर लॉकडाउन करना चाहिए, हमें पहले कर देना चाहिए था। इट्स टू लेट, लेकिन कहना तो ज़रूर चाहिए ना कि जी लॉकडाउन अगर 13 मार्च या 15 मार्च को हो जाता, जब पहली बार सिंध हुकूमत ने कहा था, और उस वक्त 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता, तो शायद ये पोजीशन ना होती जो आज है। सब अगर ये बताएगा कि नंबर ऑफ टेस्ट कम क्यों हैं? बार बार कहा जा रहा है कि हमें टेस्ट ज़्यादा करने चाहिए, वो हो नहीं रहे हैं। 40,000 मुश्किल से 39,000 कुछ हमने टेस्ट किए हैं, क्या वजह है? और फेडरल गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि इस महीने के आखिर तक हम कोई 9 लाख तक की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे। अब 25,000 असद उमर साहब कह रहे हैं 20,000 की भी बात की जा रही है पर डे कैपेसिटी की। अभी है हमारी कैपेसिटी बेहतर हो गई है टेस्ट करने की? मैंने मिर्जा साहब की वो 8-9 लाख वाली कैपेसिटी की बात नहीं सुनी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 22 से 2500 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है, और हम इसको 5000 तक इस वक्त जो पोजीशन है ले जाना चाहते हैं। मैंने आज भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स जो लैब्स हैं उनसे मीटिंग की थी, और उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए कि दुनिया भर में यही पैटर्न रहा है कि लॉकडाउन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेस्टिंग और अग्रेसिव टेस्टिंग। हम ये आखिरी चीज़ में दो, हमारा लॉकडाउन भी जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो इस वक्त मैंने बताया सिंध की कैपेसिटी की आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 2200 से 2500 पर डे है, और 5000 पे ले जाने का प्लान है। लेकिन इस वक्त भी हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सक रहे, एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि जब तक हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ना हो कि हम अग्रेसिवली पीछे जा सके लोगों के मोहल्लों के, जहाँ पे केसेस हमें मिले हैं, वो पूरे मोहल्लों को टेस्ट करें ताकि हम आइसोलेट कर सके लोगों को, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाफ हार्टेडली अगर करें। हाफ हार्टेडली तो मैं नहीं कहूँगा, गलत लफ्ज़ है, इसकी गलत इस्तेमाल है लफ्ज़ों का, लेकिन विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन अगर हम करें और हम वी रन शॉर्ट ऑफ किड्स एंड वी रन शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, तो वो मसला हो जाएगा उसमें। अब वो कह रहे हैं कि 20,000 पर डे की कैपेसिटी पर हम जाने वाले हैं, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि 6,584 हम पर डे कर रहे हैं, हालांकि वेबसाइट 3,088 बता रही है। मुनासिब होगा अगर 20,000 पर डे पाकिस्तान करना शुरू करता है और वहां से आगे बढ़ता है? देखिए, मेरी पर्सनली डॉक्टर साहब से कुछ दिन हुए बात नहीं हुई है, कल दोबारा मीटिंग है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और वो लोग हैं इन कांटेक्ट, बट अल्लाह करे ये हो जाए, मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेस्ट जो कि पिछले 24, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि पिछले 24 घंटों में पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट हुए हैं 3000 टेस्ट हुए हमारे पास, तो इस वक्त ये है कैपेसिटी। मतलब नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए हैं, और हम अब जो लॉकडाउन है उसकी तारीख की तरफ बढ़ रहे हैं, और ज़ाहिर है परमानेंट नहीं रह सकता लॉकडाउन। इस वक्त इस मुल्क में जो गुर्बत का हाल है वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर हैं। अब आपको डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि आप लॉकडाउन को बढ़ाएं, आपका क्या फैसला है, आपने क्या सोचा है? मैं आपको बताऊं शाहजेब, मैं कोई फैसला ये मेरे ऊपर लगा दिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉकडाउन बढ़ा दिया। मैं पहले दिन से
सारे लोगों के साथ सलाह मशवरा करके, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, मैंने कहा वो एवरीबडी क्रॉस द बोर्ड, उनको बिठा के और फैसला करते हैं और तकरीबन यूनानिमस होता है। ऑब्वियसली कुछ लोग जो है उनकी राय कुछ फर्क है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आपने दुरुस्त का आज मेरे से प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले मिलने आए थे। एक तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन सब ने कमिट किया है कि जी हम हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे और इतने हद तक कहा है कि आप हमारे हॉस्पिटल्स अपने हॉस्पिटल समझें और एक प्लान हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बना रहे हैं कि हम उनकी कैपेसिटी कैसे यूज कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी सेफ रहे और हमें भी यानी लोगों को भी फायदा हो उसका। वो एक पूरा प्लान बन रहा है। उसमें से भी कुछ लोगों ने बड़ा मुझे कहा था कि जी आप लॉकडाउन एक्सटेंड करें। मैंने कहा था जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अकेले के ये डिसीजन नहीं है। तो कुछ लोग तो नाराज भी हो गए मेरे से कि नहीं जी आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यू पुट योर फुट डाउन। तो ये जनरल हेल्थ प्रोफेशनल्स की थॉट्स हैं, लेकिन अगेन हर एक से सलाह मशवरा होगा। सबसे जो है डिस्कशन होगी, कोशिश यही करेंगे एटलीस्ट सिंध के लेवल पे हम कंसेंसस से फैसला करें। कुछ लोग जो है उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की आज के दिन और उन पे सख्त कदम हमने उठाया है और ये नहीं देखा है कि वो कितना बड़ा आदमी है या क्या करता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं और ये अगेन मेरा फैसला नहीं है, ये जो हम सब बैठते हैं साथ मिलके उनका फैसला है। साहब जैसा आपने कहा कि पहले सबने ये कह दिया कि जी आपने लॉकडाउन कराया है, सबने ये कहा कि आपने लॉकडाउन कराया है, मगर उसके साथ ही सबने वही किया जो आपने किया है। और अगर आपने पहले ना किया होता तो शायद मुल्क के हालात और ज़्यादा ख़राब होते और फिर वफाकी हुकूमत ने भी माना कि लॉकडाउन करना लाजमी था। तो आप पे जो उस वक्त आप कह रहे तनकीद हुई, तो बाद में आपको क्रेडिट भी आपको जाता है कि पंजाब और केपी ने फिर वही किया जो आपने कहा था, वरना तो शायद सूरत हाल और ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ इस वक्त आपको ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन दिख रही है, आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन में इजाफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करें? मैं शाजिब बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस में अपना कोई डेफिनेटिव राय नहीं देना चाहूँगा इस वक्त, इसलिए कि मैं कल मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें मैं अपनी ओपिनियन दूंगा और मैं कोशिश यही करूंगा। पिछली बार भी आपको याद होगा कि पहली तारीख को जब ऐलान किया तो वो असद उमर साहब ने किया था कि 14 तारीख तक लॉकडाउन आगे जा रहा है। मैं खुद चाह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें लीड ले आगे आए और वो इसकी समझे, जो मेरा ख्याल है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अगर समझती है दुरुस्त है तो फैसला करे। तो मैं खुद कह के मैं नहीं कहूँगा, मैं कल मीटिंग में अपनी जो राय है वो दूंगा और कोशिश यही होगी कि फेडरल गवर्नमेंट से और पूरे पाकिस्तान के लिए एक फैसला आए। अदरवाइज एंड ऑफ द डे अगर वो फैसला हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है तो हम शायद अगेन जो हमारे सिंध में लोग हैं उन सब की कंसेंसस से हम फैसला करेंगे। सर मसला पाकिस्तानियों की जानों का है। ऐसा लग रहा है जैसे आप पे तनकीद हुई तो अंडर प्रेशर आ गए हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं हूँ शाजिब, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं हूँ। मैं आपको जो मेरा ये नैरेटिव जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि बगैर क्रिटिसिज्म के सब लोग इस बात को माने। जैसे पहली तारीख को कह दिया था ना, हमने नहीं कहा था, ये फेडरल गवर्नमेंट से फैसला आया था कि 14 तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड करें। ये भी फैसला था कि इसको और सख्त करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा सही होगा। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है इस पूरी पेंडेमिक की जो एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में रहा है कि जो फैसला करना है जल्द करें। जो स्पीड से काम करता है परफेक्शन की तरफ हम ना जाएं कि जी अगर ये लॉकडाउन होगा तो फलाने चीज़ की फलाना क्या होगा, इन परफेक्शंस की तरफ हम जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आला सिंध के, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ़ टेस्ट हमने बहुत कम किए हैं, 3 से 4 हज़ार का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया है। ऐसा ना हो कि हम स्पाइक कर जाए, मगर हमें पता कैसे चले क्योंकि हम बहुत कम टेस्ट कर रहे हैं। उनके बहुत कंसर्न हैं। जी मैं एग्री करता हूँ एक्चुअली उनके साथ, और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हमें टेस्ट ज़्यादा करने चाहिए। और आज मुझे नहीं मालूम आपने मेरी और असद उमर साहब की अपडेट सुनी है या नहीं, लेकिन उसमें मैंने
ये ऐलान किया है कि हम आने वाले दिनों में तकरीबन 20,000 तक ले जाना चाहते हैं टेस्ट डेली। इस वक्त हम जो हैं वो तकरीबन 3,000 और 3,500 के दरमियान टेस्ट कर रहे हैं डेली। मतलब अब आप खुद कह रहे हैं 3 से 3,500, आपने जो ट्वीट किया है वो आप कह रहे हैं 6,584 हम तकरीबन डेली कर रहे हैं। 20,000 आपने ट्वीट में कहा है, वैसे 25,000 कह दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट नंबर ठीक है। जी मतलब ये है कि देखें इसमें वेरिएबल्स बहुत हैं, इसमें आप ये नहीं टू द लास्ट डिजिट आप फिगर कोई नहीं दे सकते कि इतने हम इतनी तारीख तक कर लेंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें, किट्स की अवेलेबिलिटी, एचआर की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका एक मीडियम होता है जिसमें आपने ट्रांसपोर्ट कर, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये इतना वो इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। लेकिन हमारा प्लान ये है 25 डेफिनेटली हम करना चाहते हैं, लेकिन एक कंजर्वेटिव जो हम फिगर दे रहे हैं वो 20, बट समवेयर बिटवीन 20,000 to 25,000। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड है, आपने सारी दुनिया में भी देखा है, चीज़ें कंट्रोल में हैं या आपको भी खदशा है कि खुदा ना खास्ता हम जिस ट्रेंड पे दुनिया गई थी उसी स्पाइक की तरफ जा रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो अभी तक डिफरेंट प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हुई है, अगर उसको रखें आप सामने तो 2 ट्रेंड्स आपको नजर आते हैं। एक तो ये कि जहां तक तो केसेस के बढ़ने का पैटर्न है वो लगभग उसी पैटर्न पे जा रहा है। थोड़ा सा कम है लेकिन मतलब ट्रेजेक्टरी वही है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो डेथ्स का है ना जी, इंसिडेंट्स, वो रिलेटिवली उस जो प्रिडिक्टिव जो डेथ्स थी उससे काफी कम है। ये एक हौसला अफजा बात है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर जो चाइनीज एक्सपर्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिले, उन्होंने कहा 28 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। 14 तारीख तक पाकिस्तान 21-22 दिन का पहले ही कर चुका होगा, पता नहीं उससे आगे 28 दिन की बात कर रहे हैं। आज वजीर आला सिंध से भी जो डॉक्टर्स मिले उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में इजाफा करें। आप क्या समझते हैं? देखें जी, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बेस्ड होती है ऑन द रियलिटी। थ्योरेटिकली ये जो सब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाइना से बेहतर लॉकडाउन और उसके असरात किसने देखे हैं, लेकिन जो रियलिटी है पाकिस्तान की वो ये है कि क्या आप इस तरह का लॉकडाउन जिस तरह का चाइना ने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर सकते हैं, और अगर कर लें तो उसे सस्टेन कर सकते हैं। आपके सामने ऑलरेडी लॉकडाउन का जो एक यानी जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपको कई अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और ख़ास तौर पे जो लोअर सोशो इकोनॉमिक एरियाज हैं उसके अंदर उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो कि आप तवक्को करते हैं। तो इसको जितना आप प्रोलॉन्ग करेंगे उतना उसमें कमी भी आती जाएगी। लिहाजा आपको अपने तनाजुर में रहते हुए, पाकिस्तान की हकीकतों को सामने रखते हुए, आपको इम्प्रोवाइज्ड लॉकडाउन करना है ग्रेजुअली, ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, खासतौर पे गरीब लोग, वो भी पूरी कर सकें, और साथ साथ आपके ये इकदाम भी होते रहे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद। और साहिबा, एक दिन में 425 केसेज आए, आपको लग रहा है सिचुएशन कंट्रोल में है? कहीं हम तेजी से इजाफे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? पंजाब में 425 केसेज आए। नहीं शाह साहब, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये आप इसको अगर आप ब्रेकअप करें इसका, तो आप देखिए कि हमारे पास जो 1306 केसेस हैं वो केसेस हैं जो क्वारंटीन में जो लोग हैं और जो तबलीगी जमात वाले हैं। अब तबलीगी जमात में 539 ये सब कन्फाइंड लोग हैं, दीज आर पीपल हु आर अंडर क्वारंटीन। तो मेरे लिए तो इट इज़ नॉट अ ह्यूज जंप। प्रॉब्लम ये थी कि आपको पता है कि हमने अपने नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा दिए हैं। अब हमारी कोई 2,500 की कैपेसिटी हो गई है, और नेचुरली हमने नंबर ऑफ़ टेस्ट भी बढ़ाने, और फिर उन लोगों के तो हमने ज़रूर करने हैं। जैसे हमारे पास 10,300 प्लस जो लोग हैं वो तबलीगी जमात के हैं, और जो अभी तक उनका इस वक्त लगभग परसेंटेज आ रहा है वो अबाउट 35% ऑफ देम आर कमिंग आउट पॉजिटिव। तो अगर 35% भी पॉजिटिव आए तो वी विल बी एक्सपेक्टिंग अ जंप ऑफ 3,500 एटलीस्ट अमंग देम, जब तक कि मेरे पास नतीजा अभी जो मेरे पास अक्स हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 और 539 इस वक्त केसेस हैं।
तो मेरे लिए अभी एक ख़ास किस्म का पैटर्न डेवलप हो रहा है पंजाब के अंदर। एक तो वो लोग हैं जो क्वारंटीन के अंदर है, विच आर द मेजर नंबर, जिनमें मैंने आपको 13,006 बताए, और जो 2004 में बाकी लोग हैं उनमें जो हमारा अब एपी सेंटर्स बन रहे हैं या जो हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, एक तो लाहौर बन रहा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी तादाद हो गई है, तकरीबन 300 के लगभग पहुंच गई है, और अगर मैं कहूँ लाहौर डिवीज़न तो नेचुरली इसमें कोई 320 लोग बनते हैं। अब उसके बाद द नेक्स्ट बिग डिवीज़न इज़ गोइंग टू बी गुजरांवाला। गुजरांवाला डिवीज़न में अगर मैं सारे मरीज़ों को इकट्ठा करूं तो 175 हो गए हैं, और सबसे बड़ी तादाद जो है वो गुजरात के अंदर है। और इसी तरह रावलपिंडी के अंदर दैट इज़ द थर्ड एरिया जहां ज़्यादा लोग अब अंदर इसके जो वायरस आ रही है उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, जो तकरीबन पिंडी के अंदर 61 है, लेकिन अगर मैं जेहलम को इसमें शामिल करूं और अटक को करूं तो फिर कोई तकरीबन 52 बनते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये जो हमारा जीटी रोड का एरिया है, ये जीटी रोड के साथ साथ वायरस की कंसंट्रेशन हो रही है। ये वो इलाका है जहाँ बहुत सारे लोग सफ़र करके बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, एक्सपेट्रिएट्स एरिया के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी की तो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री है। आउट ऑफ द टोटल देयर ओनली 48 पीपल जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मैं इसको अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए नहीं कहूँगी। ये अहम बात है। तो जो ज़रा चाइनीज़ एक्सपर्ट मिले उन्होंने वज़ीर आला को कहा कि 28 दिन का लॉकडाउन, इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? लॉकडाउन में तौसी होनी चाहिए या ठीक है बस उसके बाद खुल जाना चाहिए चीज़? मेरा ख्याल है जी, जब हमारी डिस्कशन चाइनीज़ के साथ हुई थी तो उन्होंने कहा था एटलीस्ट 28 डे लॉकडाउन वुड बी बेनिफिशियल। तो हमारा तो लॉकडाउन आपको पता है 21 तारीख से शुरू हुआ है, 31 मार्च से। इट हैज़ बीन इन अ लॉकडाउन पोजीशन। तो उन्होंने कहा था कि 28 डेज़ पे आपको 28 दिन का जब लॉकडाउन होता है तो आपके सामने एक फिगर आनी शुरू हो जाती है, एक पोजीशन बननी शुरू हो जाती है। तो आपको पता है अभी तक तो 14 तारीख तक है, लेकिन अगर मैं उस दिन से भी 28 दिन गिनूंगी तो ये तकरीबन 16 तारीख बनती है, 16 अप्रैल। और क्योंकि हम हर रोज़ एवरी डे, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, उस मीटिंग के अंदर भी हमने बाकायदा ऑल फिगर्स पर डिस्कस, बाकायदा एनालिसिस हो रहे हैं हर चीज़ के, और प्रोजेक्शंस भी हो रही हैं बाकायदा कि जी हमारा इस वक्त ट्रोजेक्ट्री किस तरह जा रही है, तो एनालिसिस भी किए जा रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह बाय 15 अप्रैल हमारी बहुत हद तक वी विल बी इन अ क्लियर पोजीशन टू फाइंड आउट कि किस हद तक हमें लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या हमें पार्शल इंडस्ट्री अगर खोलें तो हमें कोई नुकसान, कोई SOPs हम प्रैक्टिस कर लें तो उनकी वजह से नुकसान बहुत नहीं होगा। शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही।